हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं 28 फरवरी के झारखंड अपडेट के आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। और यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स का है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और इन सभी प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है, वन लाइनर्स का जो रिवीजन करते हैं, अभी एक दो दिन और थोड़ा रुक जाते हैं, उसके बाद फिर से इसे रिवीजन हम लोग हर दिन करेंगे। और सेशन के अंत में जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी छोड़ जाऊंगा, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, जैसा कि आप रेगुलर करते रहते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। और इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं 28 फरवरी के आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, जैसा कि हर दिन करते हैं। और प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में आया चंद्रू फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कांची नदी, हरमू नदी, कोनार नदी या कोयल नदी? दोस्तों आपको बता दें कि जो चंद्रू फॉल्स है, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। ये कोनार नदी पर स्थित एक फॉल है। लंबे समय से कोनार नदी पे जो ये फॉल्स बना हुआ है, ये नक्सली गतिविधियों के कारण लोग यहाँ नहीं जा पाते थे, क्योंकि अब ये नक्सल प्रभावित इलाका हुआ करता था। अब नक्सली गतिविधियाँ वहाँ कम हो गई है, इसलिए वो चर्चा में आ गया है, क्योंकि लोग वहाँ जाने लगे हैं। आपको बता दें, ये जो चंद्रू फॉल्स है, ये दो जिलों के बीच में स्थित है। बोकारो के गोमिया प्रखंड और हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के बीच में स्थित एक मनोरम स्थल है चंद्रू फॉल्स। और ये कोनार नदी पर स्थित है और पर्यटन के रूप में इसे विकसित भी किया जा रहा है, क्योंकि लोगों का अब आना जाना यहाँ बढ़ गया है। यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय का नज़ारा भी देखने लायक होता है, जिस कारण से लोग यहाँ आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और जैसा कि मैंने बताया, नक्सली गतिविधियों के कारण ये लंबे समय तक लोगों से दूर रहा था या लोग यहाँ नहीं जा पाते थे। अब चूँकि नक्सली गतिविधियाँ यहाँ कम हो गई है, तो लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है, इसलिए ये चर्चा में भी आ गया है। चलिए अब कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। काफ़ी घटनाएं घटी हैं इस बीच में, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था वर्ल्ड बीइंग झारखंड में किस कार्यक्रम के तहत आदिवासी युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है? अमृत कार्यक्रम, आलंबन कार्यक्रम, आरोहण कार्यक्रम या अंकुरण कार्यक्रम? दोस्तों वर्ल्ड बीइंग जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये आरोहण कार्यक्रम चला रही है और ये झारखंड में जो आदिवासी युवा हैं उनके विकास के संबंध में ये कार्य कर रही है, यानी उन्हें हर तरह से सहयोग कर रही है शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सशक्त बनाने में। तो आइए इसे और डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड में वर्ल्ड बीइंग आरोहण कार्यक्रम चला रही है। आपको बता दें कि वर्ल्ड बीइंग इंडिया फाउंडेशन USA की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और वर्तमान में इसके CEO हैं स्टीव लेवेंथल। और आरोहण कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में आदिवासी युवाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सशक्त बनाने का कार्य कर रही है और उनके कल्याण के दिशा में काफ़ी कार्य कर रही है ये संस्था। हाल ही में CEO जो हैं वर्ल्ड बीइंग के स्टीव लेवेंथल, इनका और मुख्यमंत्री के बीच वार्तालाप हुआ था, जिस दौरान ये चर्चा में आया था। और लेवेंथल ने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड में वो किस तरह से युवाओं को सहयोग कर रहे हैं सशक्त और मजबूत बनाने में, और उनके कल्याण के लिए कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, झारखंड के वे वित्त मंत्री जो झारखंड बजट 2025-26 विधानसभा में पेश करेंगे? हेमंत सोरेन, राधा कृष्ण किशोर, संतोष गंगवार या रविंद्रनाथ महतो? दोस्तों जैसा कि आपको अधिकतर लोगों को पता होगा, जो वित्त मंत्री होते हैं वो झारखंड बजट पेश करते हैं, और इस बार 2025-26 का जो बजट पेश करेंगे वो राधा कृष्ण किशोर पेश करेंगे, क्योंकि वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर हैं। वैसे इससे संबंधित काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको अभी मिल जाएगा कि अब तक कितनी बार झारखंड में बजट पेश किया गया है, सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया है। ये सारा जानकारी इस प्रश्न के उत्तर में आपको
जानने को मिल जाएगा। वैसे आपको बता दें, पहली बार है जब राधा कृष्ण किशोर झारखंड में बजट पेश कर रहे हैं, और इससे पहले 5 वर्षों तक डॉक्टर रामेश्वर उरांव चूँकि वित्त मंत्री थे, वो बजट पेश कर रहे थे और उन्होंने 5 बार झारखंड में वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया है। और रघुवर दास ऐसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फाइनेंस मंत्री हुए हैं दोस्तों, जो 8 बार बजट पेश कर चुके हैं। 5 बार तो वो मुख्यमंत्री रहते भी बजट पेश किए हैं क्योंकि वित्त मंत्रालय भी उनके पास था, और 3 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहते यानी वित्त मंत्री रहते उन्होंने पेश किया। इस तरह से रघुवर दास कुल 8 बार झारखंड विधानसभा में बजट पेश कर चुके हैं। तो इसके अनुसार से अब ये आप याद रख सकते हैं कि झारखंड में अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला कोई फाइनेंस मंत्री है तो वो रघुवर दास हैं। ये भी जान लीजिए कि पहली बार कौन बजट पेश किया था झारखंड गठन के बाद। तो पहली बार 2001 में पेश किया गया था बजट, क्योंकि 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। उस समय मृगेंद्र प्रताप सिंह वित्त मंत्री थे और इन्होंने ही पहली बार झारखंड का बजट पेश किया था। और अब तक 2001 के बाद जो बजट पेश किया गया है, 22 बार झारखंड विधानसभा में बजट पेश किया गया है। 2 बार बजट नहीं पेश किया गया था, 2009 और 2013 में, क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, इसलिए कोई फाइनेंस मंत्री न होने के कारण विधानसभा में डायरेक्टली कोई बजट नहीं पेश किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। लंबे समय से ये रिक्त चल रहा था, करीब 6-7 महीने से नीलिमा किरकिट्टा के बाद, और काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि किसे बनाया जाएगा। अब ये फाइनल हो गया है। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, अधिकतर लोगों को पता हो गया होगा, आपने पेपर में देख भी लिया होगा। ऑप्शन है इसके लिए नीलिमा किरकिट्टा, एल ख्यांगते, डॉक्टर नटवा हांसदा या फटिक चंद्र हेम्ब्रम। आपको बता दें कि वर्तमान में जो अब जेपीएससी के अध्यक्ष हो गए हैं वो एल ख्यांगते हो गए हैं। इससे पहले नीलिमा किरकिट्टा जेपीएससी के अध्यक्ष थी, जिनके रिटायरमेंट के बाद पद यह रिक्त था, और अब नए चेयरमैन हो गए हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एल ख्यांगते। दोस्तों एल ख्यांगते का पूरा नाम अगर आप जानना चाहते हैं, और आपको जानना भी चाहिए, कई बार ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं कि इंटरव्यू में, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इस व्यक्ति का पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है लाल बियक्त लुवांगा ख्यांगते। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है एल ख्यांगते को, और राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति की है 27 फरवरी 2025 को। और 6 महीना पहले तक यानी अक्टूबर तक ये मुख्य सचिव थे झारखंड के, और रिटायर हो गए हैं। और रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें झारखंड सरकार ने जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बता दें कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, और तत्कालीन जो अध्यक्ष थी नीलिमा किरकिट्टा, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पद रिक्त था, और 22 अगस्त 2024 को नीलिमा किरकिट्टा रिटायर हुई थी, तब से यह पद भी खाली था, और अब एल ख्यांगते को बना दिया गया है जेपीएससी का अध्यक्ष। एल ख्यांगते जो कि मूल निवासी हैं मिजोरम के, एक आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं, झारखंड के 24वें मुख्य सचिव हुआ करते थे, और 31 अक्टूबर 2024 को ये रिटायर हो गए थे, और इनके बाद ही अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। प्रश्न नंबर 4 है, झार रस शोधवत नामक पुस्तक में किस कला के संबंध में विस्तृत जानकारी का समावेश किया गया है। लोक कला, पाक कला, हस्तशिल्प कला या मधुमक्खी पालन कला। दोस्तों आपको बता दें कि झार रस शोधवत हाल ही में ये पुस्तक का विमोचन किया गया, और ये पाक कला से संबंधित है, यानी कुकिंग से संबंधित है। झारखंड के इंटीरियर इलाके में जो प्रमुख शेफ हैं वे जाके अलग अलग जो पाक कला है उसे समझने का कोशिश किया है, उसे इकट्ठा किया है, और झारखंड के ग्रामीण इलाकों में जाकर जो आदिवासी है उनका जो प्रमुख भोजन है वो किस तरह से बनता है, किस तरह के खाना वो खाते हैं, और उनमें से कुछ प्रमुख चीज़ों का जो है समावेश किया गया है इस पुस्तक में, जिसका नाम है झार रस शोधवत।
आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। झारखंड की पारंपरिक पाक कला पर आधारित है, यानी झारखंड में जो पारंपरिक जो खान पान होता है उसे इसमें शामिल किया गया है और इसका विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक के अगर लेखक की बात करें तो नॉर्मली इसके कोई एक व्यक्ति लेखक नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि रांची में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM है, उसके द्वारा ये तैयार किया गया है, या कह सकते हैं कि कंपाइल किया गया है। और झार रस शोधवत झारखंड की पाक यात्रा एक विशेष पुस्तक के नाम से ये जारी किया गया है, जो झारखंड की पाक संस्कृति यानी कलिनरी कल्चर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शेफ सम्मेलन के अनुभव और यात्रा पर आधारित है। इसका विमोचन 23 फरवरी 2025 को किया गया और इसका विमोचन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन का पद किसे दिया गया है? भोलानाथ सिंह, प्रदीप बालमूचू, बन्ना गुप्ता या मधुकांत पाठक? दोस्तों आपको बता दें कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष का जो चुनाव है ये काफ़ी समय से लंबित है, नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये पद वर्तमान में मधुकांत पाठक को दिया गया है। यानी चेयरमैन के तौर पर मधुकांत पाठक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए कार्य करेंगे। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का एडहॉक कमेटी बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वर्तमान में जो अध्यक्षा है, चेयरमैन है, PT उषा है, उनके द्वारा ये नियुक्त किया गया है, या यूँ कहें कि प्रभार दिया गया है डॉक्टर मधुकांत पाठक को कि वो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को संभाले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये एडहॉक कमेटी बनाई गई है। और राष्ट्रीय महासंघ समय पर चुनाव नहीं करा पा रहा है और विफल रहा है, और यही कारण है कि मुक्केबाजी से संबंधित जो मामले हैं उसका संचालन ठीक तौर से नहीं किया जा पा रहा है। और यही कारण है कि मुक्केबाजी के मामलों के संचालन के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 5 सदस्यीय एडहॉक टीम का गठन कर दिया है, जिसे अब लीड करेंगे डॉक्टर मधुकांत पाठक। वैसे मधुकांत पाठक काफ़ी जाना माना नाम है झारखंड के लिए। आपको पता होगा कि वर्तमान में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के वो महासचिव भी हैं, पहले भी ये कई अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी हैं मधुकांत पाठक। तो खेल से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से खेल से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का एडहॉक कमेटी के वो चेयरमैन बना दिए गए हैं। दोस्तों आइए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, झारखंड का पहला पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन A बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन B बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन C उधवा पक्षी विहार अभ्यारण्य, अथवा ऑप्शन D दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यह है दोस्तों आज का अभ्यास प्रश्न जो आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पूरा पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा आपके लिए। इसका जवाब आप कमेंट में कीजिए, इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।